प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की अगली कड़ी का विवेचन कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि रूसो में भी प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए जो सामाजिक समझौता किया गया है, उसमें भी अपने समस्त अधिकारों का समर्पण एक संप्रभु के समक्ष किया गया। लेकिन उस संप्रभु का जो स्वरूप है, वो संप्रभु कौन है, कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या वो समस्त अधिकारों का समर्पण रखता है या क्या वो समस्त अधिकार वापस लोगों को दे देता है। इन सब अवधारणाओं के बीच में एक जो अवधारणा रूसो ने स्पष्ट की, वो ये सामान्य इच्छा की अवधारणा। सामान्य इच्छा की अवधारणा से आशय एक ऐसा संप्रभु जो अदृश्य है, विजिबल नहीं है, जिसके सम्मुख अपने समस्त अधिकारों का समर्पण करते हैं एक राजनीतिक सामाजिक समझौते के तहत, जिसमें व्यक्ति निजी व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिक व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आता है। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में उसके पास समानता एवं स्वतंत्रता थी, जो बाद में परिवार और संपत्ति की संस्थाओं के उदय के कारण समाप्त हो गई थी, तो समझौते के पश्चात पुनः वह स्वतंत्रता एवं समानता उसे प्राप्त हो जाती है और उसकी पुनर्स्थापना होती है। लेकिन जिस संप्रभु के समक्ष ये समर्पण किया जाता है, वो ऐसा संप्रभु है जिसकी कोई भी सत्ता पृथक नहीं की जा सकती है, जिसके किसी भी अंग को, किसी भी कार्यशैली को, किसी भी क्षमता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। वो संप्रभु संपूर्ण संप्रभु है जो आंतरिक और बाहरी रूप से प्रत्येक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये संप्रभु ना तो हॉब्स की तरह एक व्यक्ति है, एक शासक है, और ना ही लॉक की तरह कुछ व्यक्तियों का समूह है या सरकार है। ये क्या है? रूसो ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि ये सामान्य इच्छा है, और सामान्य इच्छा से आशय है जो हम सब लोगों की या प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे, उन सब मानवों की जो आदर्श इच्छा होती है, उनका योग होती है। और इसको माइन्यूटली डिस्क्राइब करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक वो इच्छा जो स्वयं से जुड़ी हुई होती है, स्वयं के हित पर केंद्रित होती है, स्वयं के लिए कार्य करना चाहती है और अपने लिए सर्वस्व की अपेक्षा करती है। और दूसरी वो इच्छा जिसमें लोक कल्याण भी जुड़ा होता है, परोपकार जुड़ा हुआ होता है, अन्य का हित जुड़ा हुआ होता है, जो सबके हित के साथ अपने आप को संबद्ध करके सोच पाती है, उस विवेक के उस आधार को प्रयोग कर पाती है। तो जो पहले स्तर की इच्छा है, जो संकीर्ण है, वो कौन सी इच्छा है? वो एक्चुअल विल है, यथार्थ इच्छा है। और जो सबके हित के साथ, सबके कल्याण के साथ जुड़ी हुई है, वो कौन सी इच्छा है? वो रियल विल है, जिसे बोला गया आदर्श इच्छा। तो जो हमारी व्यक्तिगत इच्छा है, जो व्यक्ति केंद्रित इच्छा है, यथार्थ इच्छा है, वो इम्पल्सिव होती है, अति सक्रिय होती है, क्योंकि अपने स्वार्थ की रक्षा करनी होती है। इरेशनल होती है, अविवेकी होती है, क्योंकि अविवेक के कारण ही वो सिर्फ अपने पर केंद्रित हो जाती है और अन्य के साथ उसको संबद्ध नहीं कर पाती है। चूँकि अविवेकी है तो फलता वो संकीर्ण भी होती है, और सदैव अपने हित के लिए कार्य करने के कारण वो आत्म संघर्ष में ही रत रहती है, इसलिए सेल्फ कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। और इस इच्छा का सामान्य कल्याण से या समाज के सामान्य हित से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो ये इच्छा सामान्य इच्छा का आधार नहीं बन सकती। जो यथार्थ इच्छा है वो सामान्य इच्छा का आधार नहीं बन सकती। यह रूसो स्पष्ट करते हैं कि जब हम यथार्थ इच्छा से अलग उस इच्छा को केंद्रित करते थे जो आदर्श इच्छा है, शुद्ध है, विवेक पर आधारित है। चूँकि विवेक पर आधारित है और उसकी भावना शुद्ध है, इसलिए वो व्यापक हित से या व्यापक संदर्भ में अपने आप को जोड़ पाती है, और ये सामान्य कल्याण से प्रेरित होती है। चूँकि सामान्य कल्याण से प्रेरित होती है, तो इसमें कुछ भी अपने किसी भी अधिकार के समर्पण में ये भय नहीं होता कि मुझे वो अधिकार वापस मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो वस्तुतः जब व्यक्ति प्योर फॉर्म में, विशुद्ध रूप में अपनी समस्त अधिकारों का समर्पण करता है, तो ये व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है। ही एक्सप्रेसेस हिज इनर फ्रीडम टू द सोसाइटी, मतलब समाज उस पर विश्वास करता है और वो भी समाज पर विश्वास करता है कि मुझे वो सब पुनः वापस मिलेगा जो मैं समर्पण करने जा रहा हूँ। तो यह व्यक्ति अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ में अपनी आदर्श इच्छा को प्रकट करता है।
और जो वो इच्छा है जो व्यक्ति से व्यक्ति का विभेद नहीं करती या व्यक्ति और समाज के बीच में विभेद नहीं करती, अपितु वह व्यक्ति एवं समाज में सामंजस्य और हार्मनी समन्वय स्थापित करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब व्यक्ति और समाज में सामंजस्य होगा, हार्मनी होगी, तो व्यक्ति उन सब अधिकारों को पुनः सहजता से प्राप्त करके उनका भोग कर सकता है। तो इस अर्थ में जनरल विल क्या हुई? इस अर्थ में जनरल विल हमारी समस्त आदर्श इच्छाओं का समन्वित रूप है, लोगों की समस्त इच्छाओं का समन्वित रूप है। चूँकि ये आदर्श इच्छाओं का जो योग है सामान्य इच्छा है, तो ये व्यक्तियों की इच्छाओं का सर्वोच्च या उच्चतम स्वरूप माना गया है। चूँकि ये व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सर्वोच्चतम और उच्चतम रूप है, तो इसके पास जो भी सत्ता है वो अखंडता का प्रतीक है, उसमें स्थायित्व है, सर्वोच्चता है, अदेय है, किसी अन्य को नहीं दी जा सकती, लोक कल्याणकारी है और सबसे अधिक वो विवेक आधारित है। यह एक पक्ष और स्पष्ट होना आवश्यक है कि जनरल विल से आशय मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत, क्योंकि हो सकता है बहुमत किसका खेल है? संख्या का खेल है। तो संख्या के आधार पर कभी भी जनरल विल को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जनरल विल और सहमति में भी अंतर है, क्योंकि सहमति का आधार भय भी हो सकता है, प्रभाव भी हो सकता है, लाभ, हित और स्वार्थ भी हो सकता है। तो यदि हम माने कि सहमति जनरल विल का आधार है, तो जनरल विल का आधार सहमति नहीं है। सहमति उसी संदर्भ में है अगर वो आदर्श इच्छाओं के आधार पर होती है। और पब्लिक ओपिनियन भी जनरल विल नहीं है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन क्या होती है? किसी एक विशेष मुद्दे या किसी एक पक्ष पर अपनी राय रखने की स्थिति को बोला जाता है जब जनता अपना मत रखती है। तो मत क्षणिक और किसी विशेष मुद्दे या अवधारणा से संबंधित हो सकता है, तो इसलिए जनरल विल को सिर्फ पब्लिक ओपिनियन नहीं माना जा सकता। वस्तुतः जनरल विल वो विल है जो लोकतांत्रिक है, जिसके द्वारा लोकतंत्र का विकास होता है, जिसमें समस्त की भागीदारी रहती है, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रमोट करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो समष्टिवाद को प्रेरित करती है, वो समष्टिवाद का आधार है। देखिए, यहाँ हम थोड़ी सी तुलना कर सकते हैं। हॉब्स में हम लोग व्यक्तिवाद से प्रारंभ करते हैं और निरंकुशवाद पर समाप्त करते हैं। लॉक के चिंतन में हम व्यक्तिवाद से प्रारंभ करते हैं और उदारवाद पर समाप्त करते हैं। और रूसो में हम व्यक्तिवाद से व्यष्टिवाद से प्रारंभ करते हैं और समष्टिवाद पे समाप्त करते हैं। ये लोकप्रिय संप्रभुता की वह अवधारणा है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में हमें बाद के आने वाले वर्षों में राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखने को मिली।